हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 11th पार्ट ऑफ लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। और इस वीडियो में हम देखेंगे मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस, जिसे हम शाह बानो बेगम केस के नाम से बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जानना कि क्या हुआ था शाह बानो बेगम केस के अंदर। ये जो केस है ये नींव का पत्थर बन जाता है। क्यों ये नींव का पत्थर बन जाता है? क्योंकि ये एक बैटल था जो मुस्लिम औरतों ने लड़ना शुरू किया था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स। वो अपनी हक की लड़ाई जो है शुरू करती हैं और ये जो केस है ये नींव के पत्थर के रूप में साबित होता है। क्यों? क्योंकि पहली बार कोई केस जो है ये इतने बड़े स्टेज पे पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। एंड इस केस की चर्चा जो है पूरे भारतवर्ष में चल रही थी। एंड यहाँ पे जुडिशरी जो है उन्होंने भी फैसला दिया एंड उन्होंने हक की जो लड़ाई है वो मुस्लिम जो औरतें हैं उनके पक्ष में रखी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का जजमेंट दिया उसके बाद पूरे भारत के अंदर कंट्रोवर्सी जो है क्रिएट हो जाती है। एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो ये कहता है कि ये तो हमारे धर्म से रिलेटेड है, इस चीज़ को कोर्ट में उछाला नहीं जाना चाहिए एंड कोर्ट को हमारे इस चीज़ में दखल अंदाजी जो है नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कहा गया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा। बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा दैट एलिमनी जो है वो तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा हस्बैंड को। एलिमनी क्या होता है? तो मान लिया एक हस्बैंड है एक वाइफ है एंड उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है एंड डाइवोर्स हो जाता है। तो इस केस में अगर डाइवोर्स हो जाता है देन दैट हस्बैंड इज सपोज टू गिव सम मेंटेनेंस अमाउंट टू दैट लेडी इफ दैट लेडी इज नॉट एबल टू अर्न। इसके उस औरत के पास अगर जीविका का कोई साधन नहीं है, वो अगर कमा नहीं सकती है, तो जो पहले जो हस्बैंड था उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस औरत का खर्चा वो उठाए, उसको मेंटेनेंस चार्ज दे। तो इसको एलिगमी कहा गया। तो ये जो चीज़ है इसको सही ठहराया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एंड बोला गया कि अगर कोई किसी को डाइवोर्स देता है तो वो जो हस्बैंड है उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा उस औरत को जिसको उसने डाइवोर्स दिया है। अगर उस औरत ने शादी नहीं की, दूसरी शादी नहीं की, या फिर वो खुद जो है कमा नहीं सकती, या फिर उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ये जो है कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बट यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको जो है बोला कि ये हमारे लॉ से रिलेटेड है, ये इस्लाम से रिलेटेड है, इसलिए कोर्ट जो है इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एंड ये जो केस है ये ग्राउंड प्रोवाइड करता है, ये फाउंडेशन प्रोवाइड करता है जहाँ से मुस्लिम औरतें जो हैं वो हक की लड़ाई जो है शुरू करती हैं इन मैटर्स ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। मैरिज एंड डाइवोर्स के केसेस में हक की लड़ाई जो है, इक्वल राइट की जो लड़ाई है वो यहीं से मुस्लिम औरतें जो हैं शुरू करती हैं एंड ये फाउंडेशन केस बन जाता है। एंड इसी को अगर हम आगे देखें तो शाह बानो केस जो रिसेंटली हुआ था, जिसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो है वो सही नहीं है, ये गलत है। कोई भी इंसान खड़े खड़े अगर 3 बार तलाक बोल दे रहा है तो वहाँ से डाइवोर्स जो है नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों को जो है बोला सुप्रीम कोर्ट ने। तो शाह बानो केस जो है ये रिसेंट का है। तो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम औरतें जो हैं वो इक्वल राइट चाह रही हैं इन केस ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स एंड उसी से रिलेटेड है ये केस। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ था शाह बानो केस के अंदर। तो अप्रैल का महीना है 1978 का एंड 62 साल की एक औरत जो है, मुस्लिम औरत, वो है शाह बानो। वो पहुंचती हैं कोर्ट के दरवाजे पे और कोर्ट का दरवाज़ा वो खटकाती हैं और कहती हैं मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मेंटेनेंस चार्ज चाहिए मेरे डाइवोर्स हस्बैंड से। उनके डाइवोर्स्ड हस्बैंड कौन थे? तो अहमद खान, मोहम्मद अहमद खान, जो कि एक अच्छे नामी लॉयर थे इंदौर के अंदर मध्य प्रदेश में। ठीक है, मोहम्मद अहमद खान कौन है? तो वो एक जाने माने लॉयर हैं मध्य प्रदेश में, इंदौर में। एंड उन्होंने डाइवोर्स दे दिया शाह बानो को एंड शाह बानो जो हैं वो मेंटेनेंस चार्ज मांग रही हैं, डिमांड कर रही हैं। बट मोहम्मद अहमद खान जो हैं वो कहते हैं मैं सिर्फ इद्दत पीरियड के लिए ही मेंटेनेंस दे सकता हूँ, उसके बाद मैं नहीं दे सकता। ठीक है, तो इद्दत पीरियड क्या है वो हम देखेंगे आने वाले स्लाइड्स में। तो ये जो है कहा गया अहमद खान के द्वारा। एंड शाह बानो के जो हस्बैंड हैं उन्होंने शाह बानो को कहा कि आप जो है मुझसे अलग हो जाओ क्योंकि मैंने आपको डाइवोर्स दे दिया है एंड मैंने शादी कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे संविधान में इक्वलिटी की बात की जाती है, फंडामेंटल राइट के अंदर जो है इक्वलिटी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे इक्वलिटी का वायलेशन नहीं हो रहा है क्या? अगर कोई औरत मेंटेनेंस डिमांड कर रही है तो उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? तो यहाँ पे एक वायलेशन हो रहा है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अगर देखें तो अगर हम सेक्शन 125 देखें सीआरपीसी का, सीआरपीसी क्या होता है? क्रिमिनल प्रोसीजर जिसके अंदर दिया गया है उसका सेक्शन 125 अगर देखें तो सेक्शन 125 में साफ साफ कहा गया है कि एलिमनी जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा हस्बैंड को।
अगर उस औरत की शादी नहीं होती है या वो औरत खुद से अगर कमा नहीं सकती है, तो उस केस में अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC वो जो हस्बैंड है उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वही जो मेंटेनेंस है वो मांग रही थी शाह बानो अपने लिए और अपने 5 बच्चों के लिए, बट यहाँ पे खान साहब जो हैं वो मना कर देते हैं। एंड जो सेक्शन 125 है CRPC का, उसके अंदर बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति शादी करता है उसके बाद उस व्यक्ति की, उस आदमी की जिम्मेदारी होती है कि उस औरत का खर्चा उठाए, उसका मेंटेनेंस देखें। एंड अगर उस औरत का उस औरत से उसका डाइवोर्स हो जाता है एंड उस केस में अगर वो कमा नहीं सकती है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उसका मेंटेनेंस जो है उसी व्यक्ति को उठाना पड़ेगा जिसने शादी किया था। ठीक है, तो ये CRPC के सेक्शन 125 के अंदर भी कहा गया। ठीक है, एंड यहाँ पे खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये सही नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अनुसार ये चीज़ें नहीं सही नहीं है। एंड मैं मेंटेनेंस जो है सिर्फ इद्दत पीरियड के लिए ही दे सकता हूँ आफ्टर डाइवोर्स। तो आफ्टर डाइवोर्स इद्दत पीरियड क्या होता है? तो मान लिया कि हस्बैंड ने वाइफ को जो है डाइवोर्स दे दिया, तो इनके जिस दिन उन्होंने डाइवोर्स दे दिया उस दिन से 3 महीने तक का जो टाइम है उसी को इद्दत पीरियड कहते हैं। यूजुअली ये 3 महीने का टाइम पीरियड रहता है, बट अगर माना कि डाइवोर्स हुआ एंड जो औरत है वो अगर प्रेग्नेंट है तो इद्दत पीरियड जो है वो बढ़ जाता है, एंड जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं होती तब तक इद्दत पीरियड जो है काउंट होता है। तो खान साहब ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर, लॉज के अंदर ये चीज़ें की गई हैं, ये प्रोसीजर बताए गए हैं, तो मैं उन प्रोसीजर को फॉलो करूँगा, मैं पूरे लाइफ टाइम जो है मेंटेनेंस नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये बात जो है कही गई खान साहब के द्वारा। बट यहाँ पे फिर और क्या हुआ कि खान साहब के सपोर्ट में आ गए कौन? तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले जो हैं वो खान साहब के सपोर्ट में आ जाते हैं। एंड वो कहते हैं कि कोर्ट जो है इन चीज़ों में इंटरफेयर ना करे तो बेटर है। एंड ये सारी जो चीज़ें हैं ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत कही गई हैं। एंड मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट जो 1937 में लाया गया था उसके तहत भी यही चीज़ें कही गई हैं कि इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस दिया जाएगा। तो कोर्ट अभी इन चीज़ों के अंदर क्यों इंटरफेयर कर रही है? ठीक है, तो ऐसा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा एंड खान साहब ने कहा। बट जो मैजिस्ट्रेट थे, जब शाह बानो ने केस जो फाइल कर दिया था तो लोअर कोर्ट में ये केस चल रहा था, तो वहाँ के जो मैजिस्ट्रेट हैं उन्होंने फैसला सुनाया एंड उन्होंने कहा कि खान साहब आपको हर महीने 25 रुपया जो है मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा शाह बानो को। ठीक है, तो लोअर कोर्ट के अंदर मैजिस्ट्रेट साहब ने क्या कहा कि जो हस्बैंड थे खान साहब उनको 25 रुपया मेंटेनेंस हर महीने देना पड़ेगा शाह बानो को, बट डिमांड जो है वो थी लगभग 200 रुपये की। तो जो शाह बानो हैं वो फिर हाई कोर्ट मूव होती हैं एंड मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में ये केस चलता है। एंड मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो कहता है कि 25 रुपये मेंटेनेंस चार्ज नहीं, 179 रुपीज़ जो है मेंटेनेंस चार्ज मिलना चाहिए। ठीक है, ये जो प्राइस बोल रहा हूँ, ये जो अमाउंट है ये वैरी आपको हो सकता है, वैरी कर सकता है। कहीं पे मैंने पढ़ा तो वहाँ पे 500 बोला गया। एंड ये जो चीज़ें हैं थोड़ी वैरी कर सकती है, बट आपको अमाउंट एग्जैक्ट नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है कि हाँ ऐसी चीज़ें होती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्या बोला कि आपको 179 रुपीज़ पर मंथ देना पड़ेगा आपकी एक्स वाइफ एंड आपके जो बच्चे हैं उनके लिए। तो ये अहमद खान जो थे वो फिर शांत बैठने वाले थे नहीं कि वो तो खुद पेशे से वकील हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते। जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जो है बच निकलने का रास्ता जो है ढूंढा एंड उनको बच निकलने का रास्ता जो है मिल जाता है। और वो ये कहते हैं कि हमारे धर्म के अंदर, हमारे इस्लाम के अंदर बोला गया है कि अगर मैं डाइवोर्स होने के बाद अपनी पत्नी से किसी भी टाइप का रिलेशन रखूँगा तो वो हराम होगा। और यहाँ पे मुझे बोला जा रहा है कि आफ्टर डाइवोर्स एंड आफ्टर इद्दत पीरियड आपको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर मैं मेंटेनेंस पीरियड के बाद भी, यानी इद्दत पीरियड के बाद भी मेंटेनेंस दूंगा तो मेरा रिलेशन बन जाएगा यहाँ पे मेरी जो डाइवोर्स्ड वाइफ है उसके साथ। एंड ये जो चीज़ है इस्लाम के अंदर हराम है, इसलिए मैं इन चीज़ों को नहीं कर सकता, इसलिए मैं उनको मेंटेनेंस जो है नहीं दे सकता। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, कोई भी धर्म हो, हमने धर्म के अंदर से अपने बचने के रास्ते जो हैं बहुत ही खूब निकाले हुए हैं। ठीक है, सो मैं किसी पर्टिकुलर धर्म को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, हर धर्म के अंदर ये चीज़ें हैं।
ठीक है। सो सेक्शन 125 सीआरपीसी कोड के तहत बोला गया है कि जो मुस्लिम्स हैं उनके ऊपर भी सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी एप्लीकेबल है। आप सिटीजन हो और आप अगर सिटीजन हो तो आपके ऊपर भी कानून उतना ही एप्लीकेबल है जितना और लोगों के ऊपर है। एंड उसी के तहत सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत आपको मेंटेनेंस चार्ज तो देना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे कंट्रोवर्सी जो है क्रिएट हो जाती है एंड जितने भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है और इससे रिलेटेड जो हैं वो फिर इन्वॉल्व होते हैं एंड इस केस का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश जो है वो शुरू हो जाती है। बट बेसिकली सीआरपीसी के सेक्शन 125 में क्या बोला गया है कि अगर किसी ने शादी की एंड अगर डाइवोर्स हो जाता है उसके बाद अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उस औरत के पास तो जो हस्बैंड है उसी को मेंटेनेंस चार्ज जो है उठाना पड़ेगा उस औरत का जिसको उसने डाइवोर्स दिया है, कब तक, जब तक वो रीमैरिज ना करे या फिर उसकी इनकम जो है अगर स्टार्ट नहीं होती तब तक मेंटेनेंस चार्ज जो है वो पहले वाले हस्बैंड को ही देना पड़ेगा। एंड 23 अप्रैल 1985 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया एंड बोला कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो सही है, यानी 179 रुपीज़ का जो मेंटेनेंस चार्ज था वो बोला गया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा, वही जो जजमेंट है वो कंफर्म किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एंड यहाँ पे खान साहब जो हैं वो केस हार जाते हैं। एंड ये जो केस है ये नींव का पत्थर क्यों साबित हुआ, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं एक लोगों के दिमाग में आया कि हर किसी के लिए लॉ जो है ये सेम होना चाहिए रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, रिगार्डिंग एडेप्टेशन। तो इन सब चीज़ों से रिगार्डिंग जो लॉ है अगर वो सेम रहे पूरे देश के अंदर तो जो कानून व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हर किसी को जजमेंट दे सकती है। वहाँ पे रिलीजन जो है वो मैटर नहीं करेगा। अगर हम कह देते हैं कि इन केस ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स हर किसी के लिए रूल जो है वो सेम रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन वट एवर यू आर फॉलोइंग, तो वहाँ पे जजमेंट जो है वो भी देना जो है वो सुटेबल रहेगा, आसानी होगी एंड हर किसी के लिए ईजी जाएगा। तो यहाँ पे पहली बार महसूस हुआ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो पूरी तरीके से अगर इंडिया में लागू हो जाए तो बेहतर रहेगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको अगर थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने डीपीएसपी का जो प्लेलिस्ट बना रखा है, तो डीपीएसपी के पार्ट 3 के अंदर आप आर्टिकल नंबर 44 को देख सकते हैं। तो डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई है उसके अंदर, ठीक है। तो ये ज़रूरत महसूस है। उसके बाद देखते हैं रिएक्शन क्या रहा आफ्टर दिस जजमेंट। तो ये जब जजमेंट दिया गया उसके बाद जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, जो इस्लाम के ऑर्थोडॉक्स फॉलोवर थे, वो सड़कों पे आ गए। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म के ऊपर अटैक हो गया है, हमारे इस्लाम के ऊपर अटैक कर दिया गया है, ये हमारे धर्म में जो चीज़ें दी गई है उन्हीं को तोड़ के मड़ोड़ के हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं भारत के अंदर डर्टी पॉलिटिक्स यानी धर्म के नाम पे खुले आम जो वोट बैंक की राजनीति है वो शुरू हो जाती है। एंड मैं ये किस बेसिस पे कह रहा हूँ, तो राजीव गांधी गवर्नमेंट उस समय चल रही होती है, राजीव गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एंड ये जब केस का जजमेंट दिया जाता है उसके बाद फिर क्या होता है कि मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 ला दिया जाता है। बट मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट को अगर आप पढ़ें 1986 का, तो उसके अंदर मैक्सिमम वही बातें कही गई है जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा कही गई थी। एंड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो बातें हैं वही मैक्सिमम चीज़ें जो आपको इस एक्ट में मिलेगी। तो इस एक्ट में वही बातें कह दी गई है एंड इद्दत पीरियड भी वही रखा गया है। तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को साथ रखने के लिए, उनको खुश रखने के लिए उनकी ही बातों को मनवाया एंड इद्दत पीरियड तक ही मेंटेनेंस चार्ज जो है पे करने के लिए बोला गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू एक्ट। एंड इस वजह से क्या हो गया कि बाद में शाह बानो जो है उन्होंने केस को वापस ले लिया, उन्होंने उम्मीद जो है वो छोड़ दी। एंड सोसाइटी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा था क्योंकि हमारे देश के अंदर धर्म जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। धर्म के नाम पे अगर हम कुछ बोल दें तो लोग जो हैं कुछ नहीं सोचेंगे, बस वो अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो प्रेशर जो है शाह बानो के ऊपर बहुत ज़्यादा बनता आ रहा था कि अरे अल्लाह तुम्हें ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तुमने सही नहीं किया, तुमने अपने धर्म को ही एकदम से बदनाम कर दिया, तुम इस्लाम को बदनाम कर रही हो पूरे भारत में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बोली जाती है शाह बानो का एंड उनके ऊपर सोशल प्रेशर जो है क्रिएट होता है। इसकी वजह से वो जो है केस विड्रॉ कर लेती हैं। बट यहाँ पे हमारे
पास कुछ सवाल रह जाते हैं। एंड यहाँ पे पहली बार जो है लगा कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाए तो हर किसी के लिए इंडिया में अच्छा ही रहेगा। एंड यहाँ से एक सवाल उठता है, क्या कांग्रेस सच में रियली सेकुलर है? क्या वो धर्म निरपेक्ष है? क्या वो किसी धर्म को सपोर्ट नहीं करती है? तो यहाँ से ये जो प्रश्न है ये भी उठता है, क्योंकि जो उन्होंने एक्ट पास किया उसके अंदर जो इद्दत पीरियड है वो सेम रखा गया जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर है। तो यहाँ पे हम कानून को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम इक्वलिटी दे रहे हैं, या फिर हम जो रिलीजियस लॉ बोर्ड हैं उनके अनुसार दे रहे हैं? अगर उनके अनुसार देना है तो या तो आप संविधान को रखो, या तो आप जो धार्मिक लॉ बोर्ड है उनको वैलिडिटी दो। दोनों में से कोई एक ही अगर रहे तो हर किसी को इक्वली जो है ट्रीट किया जा सकता है। एंड यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि अगर कोई गरीब औरत जो 60 साल से ऊपर की है एंड वो अपने लिए और अपने 5 बच्चों के लिए अगर वो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है अपने प्रीवियस हस्बैंड से, तो क्या ये किसी धर्म के अगेंस्ट है? क्या ये इस्लाम के अगेंस्ट है? एंड यहाँ से एक और सवाल उठ के आता है कि जस्टिस एंड रिलीजन में क्या कौन सा ऊपर है? क्या रिलीजन जस्टिस से ऊपर है या जस्टिस रिलीजन से नीचे है? तो ये कुछ सवाल जो हैं वो हमारे पास रह जाते हैं, बट हमें यहाँ पे थोड़ा सा जगना पड़ेगा। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम अपने धर्म ग्रंथों को खुद पढ़ें। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो छोड़ दिया है पंडितों के हाथों में, पादरियों के हाथों में और मौलवियों के हाथों में। उन्होंने जो कह दिया हम उसी को बस मानते आ रहे हैं। हमने कभी क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश ही नहीं की, हमने खुद से जाग के इन चीज़ों को चेक करने की कोशिश ही नहीं की। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन चीज़ों को सही ढंग से जो है समझें, पढ़ें और इम्प्लीमेंट करें। एंड जो चीज़ें हैं, जो जस्टिस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको पूरी तरीके से हम इज्जत दें एंड सारी जो चीज़ें हैं उसको फॉलो करते रहें। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।